हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्ट किए थे और हम लोग 2 लेक्चर उसका कर चुके हैं। आज जो है ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में जो है हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फ्री फॉल, ये 3 चीज को कवर कर चुके थे। आज हम लोग जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस को देखने का काम करेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट किए थे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको जो है हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट किए थे। अब हम लोग इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस को देखेंगे, है ना। हम लोग एक एक्सप्रेशन निकाले थे F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और इस G के लिए एक एक्सप्रेशन निकाले थे दैट इज G m अपॉन r का स्क्वायर। यहां पर m1 m2 क्या है? 2 बॉडी के बीच में जो लग रहा है फोर्स, उन दोनों बॉडी का मास है, और ये r क्या है? उन दोनों बॉडी के बीच का जो है वो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग दोनों बॉडी के सेंटर से मेजर कर रहे हैं, है ना। और यहां पर ये g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g जो है यहां पर क्या है? कैपिटल G जो है वहां पर वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। m क्या है? हमारा मास ऑफ द प्लेनेट, जिससे कि हम लोग अर्थ का बात कर रहे हैं, तो ये मास ऑफ अर्थ है, और ये r क्या है? अर्थ का रेडियस है। तो यहां पर हम लोग जब इस फोर्स का डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स का, तो हम लोग इस चीज को देखे थे कि ये जो G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम लोग बोले थे, और हम लोग उस समय ये चीज को देखे थे कि क्यों इस G को जो है हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं, और यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं, इस चीज को भी हम लोग समझे थे। तो हम लोग क्या समझे थे वहां पर कि ये जो G है वो ना तो जो है मेटेरियल मीडियम पर डिपेंड करेगा, मेटेरियल मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करेगा, है ना। यहां पर लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट? मेटेरियल मीडियम। और दूसरा क्या? डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द बॉडी मीन्स किस टाइप का 2 बॉडी है जिसके बीच में वो फोर्स लग रहा है, उस पर भी वो डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मेरा मतलब है कि अगर जो पहला बॉडी है वो लोहे से बना हुआ है और दूसरा जो बॉडी है वो लकड़ी का बना हुआ है, तो इन दोनों पर ही जो है निर्भर नहीं करेगा जो इस G का वैल्यू है ना। और मटेरियल मीडियम कहने का मतलब क्या है कि अगर एक लोहे का सामान था, मीन्स एक बॉडी जो है लोहे का था और दूसरा बॉडी जो है लकड़ी का था, तो वो दोनों बॉडी किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर भी इस G का वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये दोनों बॉडी, जो एक लकड़ी का है और एक लोहे का है, ये जो है किसी पानी मीन्स वाटर जो है, वाटर एक मीडियम है उसमें रखा हुआ है, या फिर जो है ऑयल एक मीडियम हो सकता है उसमें रखा हुआ है, या फिर एयर में जो है एयर एक मीडियम हो सकता है तो उसमें रखा हुआ है। तो ये जो है ना तो पानी में रखने से कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही जो है ऑयल में रखने से कुछ फर्क पड़ेगा, और ना ही जो है एयर में रखने से कुछ फर्क पड़ेगा। यानी इस G का जो वैल्यू है वो मटेरियल मीडियम पर जो है वो डिपेंड नहीं करेगा कि कहां पर ये दोनों वस्तु रखा हुआ है, दोनों बॉडी रखा हुआ है, और वो दोनों बॉडी जो है किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर भी वो डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इस G पर आते हैं
इस स्मॉल जी पर आते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पर हम लोग एक चीज को देखेंगे कि यहां तो जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसका वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये तो जो दो चीज और है इसमें, जो कि रेडियस और ये मास है ना। अब ये रेडियस और मास को हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे यहां पर, क्यों? क्योंकि ये जो है यहां पर हम लास्ट लेक्चर में जो है अर्थ को कंसीडर किए थे, इसीलिए वहां पर हम अर्थ का मास को लिए थे और जो है अर्थ का रेडियस को लिए थे। लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये मास जो है, जिस प्लेनेट का हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस प्लेनेट का हम लोग मास को लेंगे और उसी प्लेनेट का हम लोग रेडियस का बात करेंगे, है ना। कहने का मेरा क्या मतलब है कि ये जो मास है और ये जो रेडियस है वो उस प्लेनेट का होगा जिस प्लेनेट में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोग अर्थ का जो है लास्ट लेक्चर में हम लोग अर्थ का जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करके देखे थे, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। वो क्या कितना आया था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करके देखे थे लास्ट लेक्चर में। लेकिन ये वैल्यू जो है ये बढ़ भी सकता है और ये वैल्यू जो है वो घट भी सकता है कि नहीं? तो कैसे बढ़ेगा? अगर मास जो है बढ़ जाएगा उस प्लेनेट का, तो उसका वैल्यू जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है इस मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? मतलब मास जो है वो बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर अर्थ से हेवियर कोई प्लेनेट है, मींस अर्थ से जो ज्यादा भारी भरकम यदि कोई प्लेनेट है, वहां पर अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो ऑब्वियसली जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक आएगा। दूसरा चीज यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग? आर स्क्वायर मींस रेडियस। रेडियस पर जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से डिपेंडेंट है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि ये रेडियस जो है इसका वैल्यू अगर बढ़ेगा तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? घटेगा। और अगर इस रेडियस का जो वैल्यू है वो घटेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब यहां पर इनडायरेक्ट रिलेशन है रेडियस ऑफ द प्लेनेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में। अगर हम लोग अर्थ से एक ऐसा प्लेनेट में जाते हैं जिसका रेडियस अर्थ के कंपैरिजन में क्या है? कम है, तो वहां का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। मींस अर्थ से छोटे प्लेनेट में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर अर्थ से बड़ा प्लेनेट में हम लोग जाते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? वो कम होगा। हम लोग आर के रेस्पेक्ट में, अगर मास के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो मास ज्यादा तो ग्रेविटेशनल मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, और अगर मास कम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या? रेडियस ज्यादा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कम। और अगर रेडियस कम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट दैट मींस व्हाट? कैपिटल जी, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मींस व्हाट? स्मॉल जी। इन दोनों का जो वैल्यू है इसमें जो है डिफरेंस है। क्या है कि एक का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज व्हाट? जी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके देखे थे और वो क्या था? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और ये जो है ये वैल्यू कैलकुलेट किया गया था किनके द्वारा? हेनरी कावेंडिश। इस नाम का जो साइंटिस्ट थे, है ना, हेनरी कावेंडिश नाम का जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर दिया था और दिया था क्या? 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लेकिन इस स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कहां पर?
मास ऑफ द प्लेनेट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर। लेकिन हम लोग अर्थ का जो है लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करके देखे थे, जिसमें कितना आया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग कभी कभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दरमियान इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है ना, इसको हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जगह में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी जो है कभी कभी कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों ही वैल्यू जो है मींस अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है राउंड ऑफ हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है इसका वैल्यू हम लोग कभी कभी न्यूमेरिकल्स के दरमियान कंसीडर करके चलते हैं, ताकि कैलकुलेशंस में जो है हम लोग को आसानी हो। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो कि बड़ा जी से हम लोग जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल जी से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों का वैल्यू जो है किस तरह से किस चीज पर डिपेंड करेगा और किस चीज पर नहीं करेगा, कैसे इसका वैल्यू वेरी करेगा और कैसे नहीं करेगा, इस चीज को जो है हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर समझे, है कि नहीं। अब जो है हम लोग आगे इसी के बेसिस पर एक दो न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। हाँ, तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल क्या है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 100 न्यूटन। हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स बी चेंज्ड सो दैट फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 50 न्यूटन। तो अभी जो है हम लोग यहां पर समझते हैं इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले, है ना। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऐसा हम लोग जो है समझते हैं क्या कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ना। एक ऑब्जेक्ट का मास जो है हम लोग m1 ले ले रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो है मास हम लोग m2 ले ले रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा मींस सेंटर से हम लोग मेजर करेंगे और इस डिस्टेंस को जो है हम लोग r कंसीडर कर ले रहे हैं, है कि नहीं। अब इन दोनों के बीच बोल रहा है क्या कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का? 100 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है कि नहीं। इस कंडीशन पे जब इसका डिस्टेंस r है तब इन दोनों के बीच का जो है वो फोर्स लग रहा है कितना? 100 न्यूटन, है कि नहीं। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच इस डिस्टेंस में क्या बदलाव किया जाए कि इसके बीच का लगने वाला जो फोर्स है वो 50 न्यूटन हो जाए। इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो 50 न्यूटन हो जाए, मींस इस फोर्स का हाफ हो जाए। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस में क्या बदलाव लाना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए यहां पर क्या समझ लेते हैं कि जब 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है इन दोनों बॉडी के बीच में, तो उस समय का जो रेडियस है मींस उस समय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग r1 बोल दे रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच जब 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस समय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग r2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग इन दोनों के बीच का जो है रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं कि R1 और R2 के बीच में क्या रिलेशन होगा कि यहाँ 100 न्यूटन का फोर्स जो है वो 50 न्यूटन में चेंज हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस में क्या कमी आएगा या क्या बढ़ोतरी होगा, है ना, कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो 100 न्यूटन से घटकर 50 न्यूटन हो जाए। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले एक एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, वो न्यूटन्स का जो है ग्रेविटेशन लॉ है, दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अभी देखते हैं। क्या कि हम लोग सबसे पहले पहला वाला केस में जो है F1 निकालते हैं। मतलब ये पहला केस R1 के केस में इन दोनों के बीच का फोर्स 100 न्यूटन दिया हुआ है, तो F1 अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर हम इस R2 के केस में अगर हम लिखना चाहें F2 बोले इसको अगर, तो क्या हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R2 का जो है स्क्वायर हो जाएगा।
है कि नहीं। अब F1 हमारे पास आ गया Gm1m2/r² और F2 हमारे पास आ गया क्या, Gm1m2/r2 का जो है स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच अगर हम इस तरह से कर दें, F1/F2 कर दें, F1/F2 कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये Gm1m2/r1 का स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा, Gm1m2/r2 का स्क्वायर। और अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, Gm1m2/r1 का स्क्वायर इंटू, ये डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये r2 का स्क्वायर अपॉन Gm1m2, इस तरह से हो जाएगा क्या। अब इन दोनों का जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, F1/F2 विल बी इक्वल्स टू r2 का स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर, है कि नहीं। अब हमारे पास F1 का वैल्यू है और F2 का वैल्यू है, हमको R1 और R2 के बीच का जो है रिलेशन चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग F1 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर क्या, 100 न्यूटन, और F2 का वैल्यू क्या होगा, 50 न्यूटन, है कि नहीं। तो यहाँ पर R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, ये हमको कट के दे देगा 2, और 2/1 भी हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। मीन्स R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2/1। तो अगर हम लोग दोनों साइड इसको क्या कर दे, रूट अंडर लगा दे, मीन्स रूट कर दे अगर दोनों साइड, तो देखिए यहां पर इसका स्क्वायर है तो रूट अगर हम लगाएंगे तो ये सिंपली स्क्वायर इसका हट जाएगा, R2/R1 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसमें अगर हम रूट चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1। नाउ डूइंग व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी विल गेट R2 will be equals to √2 into R1, and this will be the relation between R2 and R1, so that the force between these two objects will be reduced by what, 50 न्यूटन। मीन्स 100 न्यूटन का फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा था, और अगर इस R2 मीन्स R1 का जो है अगर हम √2 कर दें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला था वो कितना, 100 न्यूटन से 50 न्यूटन में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। तो चलते हैं फिर एक दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। हाँ, तो हमारे पास अगला न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास a sphere of mass 40 kg is attracted by a second sphere of mass 15 kg when their centers are 20 cm apart with a force of 9.8 into 10 to the power minus 7 Newton. Calculate the value of gravitational constant. हमारे पास क्या है, दो स्फीयर्स है। अभी यहाँ पे हम बना लेते हैं, दो स्फीयर्स है हमारे पास, इस तरह से दो स्फीयर्स है। एक का मास जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 40 kg, एक का मास हमारे पास क्या दिया हुआ है 40 kg, और दूसरे का मास दिया हुआ है 15 kg। इन दोनों के बीच का जो सेंटर से दूरी है वो दिया गया है, वो है हमारा कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और इस 20 सेंटीमीटर के दूरी पर इन दोनों स्फीयर्स के बीच में जो है एक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, दैट इज 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। इतना का फोर्स इन दोनों स्फीयर के बीच में लग रहा है। पहला स्फीयर का मास है 40 kg, दूसरा स्फीयर का मास है 15 kg। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। अब हम लोगों को यहां पर जो है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट मींस व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो हम लोगों को यहां पर इस केस में फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये मास जो है हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये मास m1 है और इसको हम लोग बोल सकते हैं मास m2 है ना। r जो है हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, r जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 से हमको इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा और ये हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻⁻1 मीटर, 2 × 10⁻⁻1 न्यूटन। इस तरह से हमें मीटर, सॉरी 2 × 10⁻⁻1 मीटर। ये जो है हमारा आर जो है, हम लोग आर को ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करके वहां पे रख लिए, है कि नहीं। अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से वो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ से जो एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे, दैट इज F = G m1 m2 अपॉन r²। यहां से हम लोग इस G को निकालेंगे, इस G का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। बाकी हमको दिया हुआ है m1 m2 दिया हुआ है, r दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है। तो हमारे लिए अननोन क्या है, G, वो कैपिटल G का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो दिस G विल बी इक्वल्स टू F, ये F इधर रहेगा, ये R LHS में जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसके साथ, और ये m1 m2 इधर जो है वो डिवीजन में आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ G। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस ये जो भी डेटा है उसको जो है हम लोग यहां पर पुट करेंगे और हम लोग को जो है आंसर मिल जाएगा। तो देखिए G विल बी इक्वल्स टू व्हाट, F का वैल्यू हमारे पास है 9.8 × 10⁻⁻7। उसके बाद R का जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 2 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर और अपॉन m1 कितना है 40 kg और m2 कितना है 15 kg, है कि नहीं। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा 9.8 × 2 और ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻7 और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻2 अपॉन व्हाट, ये 40 और इंटू 15 ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 600 हो जाएगा। और हम लोग इस 600 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 × 10⁻2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अभी हम लोग इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, (19.6 × 10⁻, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -7 और ये जो है 10 का पावर -2, ये दोनों कंबाइन करके -9 हो जाएगा और ये 10 का पावर ऊपर आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और अपॉन ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास कितना आ गया 19.6 × 10⁻11 और अपॉन 6। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, किसको, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.53 और 3 पर रेकरिंग जाएगा, है ना, और इंटू 10⁻11 और इस G का जो है, इस G का जो यूनिट है वो यहाँ पे लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। तो हमारा जो यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 6.53 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इस केस में जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल कर ये आया। तो इस तरह से हम लोग आज कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ 2 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।